हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास और फार्मूला मास के बारे में। एक्चुअली जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो होता क्या है, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं आज का चर्चा का विषय है एवरेज एटॉमिक मास। जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये सम होता है उसके नेचुरल अबाउंडेंस और उसके जो एएमयू में वेट होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है। और ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है यही एटॉमिक मास हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के साथ लिखा जाता है। मतलब हम उसका एटॉमिक मास ना लिख करके एवरेज एटॉमिक मास ही पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? जो उसका नेचुरल में अबाउंडेंस कोई जैसे एलिमेंट है उसके जितने भी आइसोटॉप्स हैं, जैसे कार्बन उसके 3 आइसोटॉप है, C12, C13, C14। तो इसके जितने भी नेचुरल में अबाउंडेंस हैं उसका उसके एएमयू मास के साथ मल्टीप्लाई करके सबको फिर जोड़ दिया जाता है। फिर जो मास आता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एक्चुअली जो ये होता है मास ऑफ कार्बन या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो आइसोटॉप्स के केस में ही देखा जाता है। ठीक है। कोई भी एलिमेंट होगा उसका कुछ ना कुछ आइसोटॉप होगा, कुछ के नहीं भी होंगे। लेकिन जनरली क्या है, ये जो ये हमारा एटॉमिक मास लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, ये एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, घर पे करिएगा। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लास 9th में आपने किया भी होगा। क्लोरीन के जितने भी आइसोटॉप हैं उन सबको ले लीजिए, उनके नेचुरल अबाउंडेंस से उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सबको ऐड कर दीजिए। जो वैल्यू आती है वही उसका एवरेज एटॉमिक मास आता है। क्लोरीन केस में आता है 35.5। ठीक है। इसके केस में कार्बन केस में आएगा 12.0011। तो ये कैसे आता है ये देखते हैं। जैसे कि हमने कहा ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द सम, सेम नहीं है, सॉरी, इज द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स आइसोटॉप। इसका मतलब ये नहीं जितने इसके आइसोटॉप के सब मास उसको जोड़ दीजिए, नहीं। इसके आगे पढ़िए, ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल अबाउंडेंस। जो भी इसके आइसोटॉप्स का मास है उसको इसके नेचुरल अबाउंडेंस से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ेंगे, तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। चलिए देखते हैं। जैसे एक हमने छोटा सा टेबल बनाया है। ये कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स दिए गए हैं। अब आप तो जानते होंगे आइसोटॉप्स होते क्या हैं। ये हमारा टेबल है छोटा सा, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, कार्बन के 3 आइसोटॉप, पहला कौन सा है? C12, दूसरा है C13, तीसरा है C14। इस आइसोटॉप का C12 का 98.89, आप कह सकते हैं लगभग 98.9% पाया जाता है कि नेचुरल अबाउंडेंस मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और C13 का 1.108। और अगर बात करें C14 का तो 2 × 10⁻⁻10। ये आप समझ मत लेना कि 10 है, -10 बहुत छोटी, सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब ना के बराबर पाया जाता है। ये क्या है? इनके नेचुरल अबाउंडेंस। रिलेटिव अबाउंडेंस मतलब क्या है? नेचुरल अबाउंडेंस, प्राकृतिक में पाए जाते हैं इतने %। ठीक। अब क्या है ये चीज? एटॉमिक मास यूनिट हमने आपको बताया, इसको क्या लिखते हैं? AMU। आज के दिनों में इसको यू लिखते हैं, यूनिफाइड मास। तो यूनिफाइड मास इसको बोलते हैं। तो आज ये सब हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखा आपने या नहीं मिली तो आप प्लेलिस्ट से सर्च करके देख सकते हैं। चलिए अब इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? भाई साहब ये C12 था, C12 था, ये इसका क्या था? नेचुरल अबाउंडेंस था। और ये इसका क्या था? एटॉमिक मास यूनिट था। तो हमने कहा जो इसका नेचुरल अबाउंडेंस कितना है? 98.9 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस ये कितना है? 1.108 मल्टीप्लाई बाई 13.0035। फिर से आप कर लीजिए प्लस। अब ये क्या है? 2 × 10⁻⁻10 एंड मल्टीप्लाई बाई 14.00317। अब देखिए ये टोटल क्या हो गया?
इन्होंने क्या किया, इसका नेचुरल अबाउंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, नेचुरल अबाउंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, नेचुरल अबाउंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। इतना करने के बाद अब सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12.001 AMU। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। और ये जो मास होगा, यही जो अपनी पीरियोडिक टेबल पढ़नी है हम लोग को अगले चैप्टर में, अगले क्या उसके अगले, तो उस पीरियोडिक टेबल में यही एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है। मतलब वहाँ एग्जैक्ट कोई किसी एक आइसोटॉप का एटॉमिक मास नहीं लिखा जाता। और यही रीजन था जो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल जिसकी ड्रॉबैक क्या आई थी, उन्होंने आइसोटॉप्स के लिए भी स्पेस नहीं दिए थे, यही रीजन था। अब देखिए आइसोटॉप्स के लिए भी स्पेस हो गया। अब नहीं कहते कोई चीज़ जब कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, कोई जैसे एरिया है बहुत ज़्यादा, उसमें रैच है, तिरछा वर्षा है, तो आप कहते हैं इसका एवरेज ले लीजिए, लगभग ले लेते हैं ना एवरेज। तो सारे जितने भी उसके कारण होंगे, जो भी एक बार सीधा सीधा तिरछा तिरछा नापने पे आया है, उसका एक एवरेज लेते हैं ना, एवरेज लेते हैं ना। उसी तरीके से क्या इसका भी हमने क्या किया, सारे का क्या कर लिया है, एवरेज लेके देखा, तो ये क्या आया, एवरेज एटॉमिक मास 12.001 आया। अगली जो हमारी हेडिंग पड़ी है वो है फार्मूला मास, लेकिन उससे पहले हमें एक हेडिंग और पढ़नी होगी, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। चलिए, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, क्लास 9th में आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन फार्मूला मास भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं, उसके लिए हम इसको इरेज करेंगे। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स भी इसी साथ में ही बनाने चाहिए, ज़्यादा नोट्स में कुछ लिखना नहीं है। आपको टाइम मिले तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब हमारी जो अगली हेडिंग आएगी वो आएगी मॉलिक्यूलर मास। देखिए भाई साहब, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इट इज सम ऑफ, आप कह सकते हैं इट इज सम ऑफ एटॉमिक masses of atom in molecule। मतलब आपको फार्मूला मास भी इसी तरीके से होता है, दोनों एक साथ में समझा देते हैं। एक्चुअली फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास कभी कभी सेम आएगा, कभी कभी डिफरेंट आएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल केस में देखते हैं, फार्मूला मास किसी फार्मूले को दिया गया है उसके केस में देखते हैं। दोनों केस में क्या करते हैं, एटॉमिक मासेस को निकालते हैं और सभी एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या होता है, सभी एटॉमिक मासेस का क्या होता है, सम होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल, तो हमने बताया था एटम का मतलब अकेला एंड मॉलिक्यूल का मतलब मिला करके। तो जब हम मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, मिला करके निकालेंगे। किसको मिलाएंगे, एटम तो मॉलिक्यूल से बना है, इसका मतलब सारे एटम के एटॉमिक मास को आपस में ऐड करके क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए CH4, ठीक है, दूसरा ले लिया CCl4, तीसरा ले लिया NH3, H2O, और ले सकते हैं हम लोग C6H6, ग्लूकोज भी ले सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी हो। हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, ट्रिक क्या मतलब रूल बता रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, अभी निकाला आपने, तो आपने निकाला 12.001, तो उतना नहीं लेते, छोड़ देते हैं, रफली उतना है। प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है 1, लेकिन इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितनी बार, 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो आपने ऐड किया कितना आया, 16 एटॉमिक मास यूनिट। चलिए आते इस पे, कार्बन का कितना होता है 12, क्लोरीन का होता है, देखिए जब किसी एक एटम का निकालते हैं उसके बाद दूसरे का लिखते हैं तो प्लस लगाते हैं, लेकिन अगर वही एटम कई बार है तो उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, या तो उतनी बार आप लिखिए। तो क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 4, अब मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 5 चौके 20 और 5 चौक 20, 2 22, 4 तिहाई 12, 12 2 14। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 1 0, ठीक है, सॉरी 54,
ये आपका आ गया एटॉमिक मास यूनिट, या यू लिखिए या फिर AMU लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए CCl4 का आया, क्या आया, ये मॉलिक्यूलर मास आया। ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसका भी निकालते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 17 यूनिट, ठीक है। मतलब कि यूनिफाइड मास कह सकते। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 18। कार्बन का होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा आपका 78। चलिए एक और निकाल लेते हैं CO2 का। CO2 का निकाल लेते। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 44 यूनिट। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास पे आधारित आपके NCERT के एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं, आई थिंक शुरुआत में ही होंगे, तो आप चाहिए उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन सबका सब लग जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। अब आपको दिक्कत आती है सर मुझे ये फार्मूला जो ये एटॉमिक मास याद नहीं है। एटॉमिक मास याद करने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो करना क्या है, जो एटॉमिक नंबर है उसकी ट्रिक भी बताई है, आप देख सकते हैं जा करके कि कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने बताया था। तो आपको क्या करना है कि जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल करके थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है। तो आपका लगभग सारे एटॉमिक मास आ जाते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ढेर सारे वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, एटॉमिक मास कैसे याद करें, सॉरी निकाले कैसे, ट्रिक कोई ट्रिक नहीं होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो आप उससे निकाल सकते हैं। आप देखेंगे तो सब वही आपको बताएंगे, इसलिए आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। थंबनेल सब अच्छा लगाते हैं कि ऐसा है, लेकिन जब आप अंदर देखते तो लगता है यार खोखली थी, ठीक है। आते हैं फार्मूला मास पे, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब हमारा एवरेज एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं फार्मूला मास पे। फार्मूला मास भी क्या है, इट इज फाइंड बाय एडिशन ऑफ all atomic masses in formula। भाई साहब ये भी मॉलिक्यूलर मास की ही तरह है, कोई फार्मूला दिया होगा, बोलेगा इसका फार्मूला मास निकालो यार, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ही निकाल के बता देना, आ जाएगा आपका फार्मूला मास। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया NaCl का फार्मूला मास बताइए, KCl का फार्मूला मास बताइए, MgCl का फार्मूला मास बताइए, MgCl2 ले लीजिए, MgO का फार्मूला मास बताइए। तो क्या करेंगे आप, सीधा क्या करेंगे, सोडियम का होता है 23, क्या होता है 23, प्लस क्लोरीन का भी आपको निकाला 35.5, आ जाएगा 58.5 यू। ये क्या है इसका फार्मूला मास, ठीक है। यू आप लिखो या ना लिखो, ये क्या है इसका फार्मूला मास, फार्मूला मास, ठीक है, बहुत सिंपल है। पोटेशियम का होता है 39 प्लस इसका आप कर लीजिएगा 35.5, ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा फार्मूला मास। मैग्नीशियम का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 2 8 हो गया, 8 10 38 हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नो 38 नहीं होगा भाई साहब, ये 28 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फार्मूला मास निकाल सकते हैं। चलिए एक बार सारे कॉन्सेप्ट को फिर से दोहरा लेते हैं। पहले हमारा क्या था, एवरेज एटॉमिक मास था। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो उसमें उसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स को लेते हैं जिसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स का जो भी नेचुरल अबाउंडेंस होता है, रिलेटिव अबाउंडेंस होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके एटॉमिक मास यूनिट से। तो जितने भी आइसोटॉप होते हैं सबके एटॉमिक मास यूनिट को उसी के नेचुरल अबाउंडेंस से मल्टीप्लाई करके लास्ट में सारे एटॉमिक मास में जो भी आया मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी एवरेज एटॉमिक मास। और इस एवरेज एटॉमिक मास को लेकर के ही हम कोई कैलकुलेशन करते हैं
या फिर पीरियोडिक टेबल में भी मेंशन करते हैं। दूसरी बात आती मालिक्यूलर मास। मालिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब कोई एटम होगा, सिंगल होगा, उसका जो मास होगा उसको आप बोलेंगे एटॉमिक मास। और अगर सारे एटम्स के मास को आपस में ऐड कर दिया जाए जो कि किसी मालिक्यूल को बना रहे होंगे, तो उसका जो मास आएगा अब उसी मास को बोल देंगे मालिक्यूलर मास। अगर अगली बात करते फार्मूला मास, तो फार्मूला मास भी मॉलिक्यूलर मास की ही तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि ये किसी फार्मूले में देखा जाएगा और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल के अंदर देखा जाएगा। उसमें भी सारे एटम के एटॉमिक मास का सम किया जाता है, इसमें भी सारे एटम के एटॉमिक मास का सम किया जाता है। कभी कभी एटॉमिक मास की फार्मूला मास की वैल्यू और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू सेम आएगी, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।